नमस्ते बच्चों। हम विज्ञान का 12वां पाठ प्रमुख प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे थे और इस पाठ में हमने वन संरक्षण और प्रबंधन, वन्य जीवों का संरक्षण पढ़ा था। आज हम जल संरक्षण एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है। पृथ्वी पर अगर जीवन की उत्पत्ति हुई है या जीवन का अस्तित्व बना हुआ है तो वो जल के कारण है। और आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पृथ्वी पर 70% जो भाग है वो जलमग्न है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि मानव के उपयोग में केवल 2.5% जल ही काम आ रहा है। शेष जल यानी 2.5 को हटा दें तो 97.5% जल लवणीय होने के कारण वो अनुपयोगी है। हमने ये भी देखा है कि ज़्यादातर प्राकृतिक संसाधनों का अनाधुन और अतिदोहन हुआ है और जल का भी इस प्रकार अतिदोहन हुआ है, जिसके कारण हमारे पास पीने योग्य जल या सिंचाई योग्य जल की मात्रा कम बची है। आइए हम जल संकट किन कारणों से हुआ है पहले उस पर चर्चा करें और उसके बाद हम संरक्षण और प्रबंधन की बात करेंगे। पहला कारण है जल स्रोतों का प्रदूषित होना। आपने समाचार पत्रों में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, कुछ उद्योग अपने द्वारा उपयोग किया गया जल में जो अनुपयोगी पदार्थ हैं या घातक रसायन हैं वो जल में मिलाकर बहा देते हैं और वो जल नदी नालों द्वारा जल स्रोतों में पहुंचकर उन्हें प्रदूषित कर रहा है। तो इसके कारण काफ़ी मात्रा में जल अनुपयोगी हो जा रहा है। भूजल का अतिदोहन जो हमारे भूमि में अंदर कई सालों में जो इकट्ठा किया हुआ जल है वो जल का अतिदोहन हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे कृषि में आजकल मशीनों द्वारा भूमि से जल खींचा जा रहा है, वो एक अतिदोहन का कारण बन रहा है। प्रकृति से मिलने वाला जल
अब आर्थिक मांग बन गया है। हम देखते हैं कि जल टैंकरों द्वारा बेचा जा रहा है, पानी की बोतलों में बंद करके बेचा जा रहा है। तो अब जल की आर्थिक मांग हो गई है। शुद्ध जल, शुद्ध पेयजल, मीठे पानी की अब जो है आर्थिक मांग बन गई है। मानसून की अनिश्चितता। आप जानते हैं कि प्रदूषण के कारण और वन उन्मूलन के कारण हमारा पर्यावरण असंतुलित हो गया है, जिसके कारण मौसम चक्र बिगड़ गया है। वर्षा नहीं होती है और अगर होती है तो बाढ़ की स्थिति ला देती है। तो जो हमारे को ये जो मानसून है वो अनिश्चित हो गया है। जो पहले नियमित तौर पे आता था और हमारे जल स्रोतों की पूर्ति कर देता था, वह पूर्ति ना करके उसमें एक अनिश्चितता की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये मानसून की अनिश्चितता। पारंपरिक स्रोतों की उपेक्षा। जो हमारे पहले पारंपरिक स्रोत थे, जैसे तालाब थे, बावड़ियाँ थीं, कुएं थे, इनकी अब उपेक्षा की गई है। इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आजकल हैंडपंप खोद दिए जाते हैं। इस तरह से इन पारंपरिक स्रोतों की उपेक्षा की गई है, जो पहले जिनको हम वर्षा ऋतु से पहले तैयार कर लेते थे। अब इस तरह के स्रोतों को हम बिना ध्यान रखते हैं, जिससे वो कई बार बाढ़ की समस्या भी खड़ी कर देते हैं। इसके अलावा इन संकटों में एक संकट और भी आ गया है कि हमारे देश में लगभग जितनी भी नदियां हैं और उनके जल के बंटवारे में जितने भी राज्यों से वो बहती हैं, उन राज्यों के मध्य में हमेशा विवाद और तनाव की स्थिति बनी रहती है। ये भी एक जल समस्या या जल संकट को दर्शाता है। जल संरक्षण के उपाय। जल एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन का मतलब है कि जल एक जल चक्र है। समुद्र, तालाबों से गर्मियों में जल की वाष्प बनती है और आकाश में, अंतरिक्ष में जाकर वो ठंडी हो जाती है और हवा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जब वो बादल, पानी की जो भाप है, ठंडी हो जाती है, संघनन हो जाता है, तो नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है और वो बूंदें जब भारी हो जाती हैं आपस में मिलकर, तो वो पानी वर्षा के रूप में हमारी पृथ्वी पर गिरता है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। भूमि पर गिरा तो वो भूमि में चला जाएगा या नदी नालों द्वारा बहता हुआ समुद्र में चला जाएगा या किसी जल स्रोत में चला जाएगा। पुनः वो गर्मी पाकर वाष्प बनेगा। तो ये एक चक्रीय संसाधन है, ये वापस शुद्ध हो जाता है। सबसे पहला उपाय है कि जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा
घोषित किया जाना चाहिए तथा उसका अच्छी प्रकार से नियोजन करना चाहिए। इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि हम जल को एक बहुमूल्य, जिस अमूल्य है जल, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको बहुमूल्य घोषित कर दें, अमूल्य घोषित कर दें और इसको राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दें, ताकि कोई अनावश्यक रूप से इसका दुरुपयोग नहीं कर सके। और इसका अच्छी प्रकार से नियोजन किया जाना चाहिए कि किस कार्य के लिए कितना जल मिलेगा। वर्षा जल संग्रहण विधियों द्वारा जल को इकट्ठा किया जाना चाहिए। वर्षा जल संग्रहण विधियों द्वारा हम बांध बनाते हैं, घर में रेन हार्वेस्टिंग टाँके बनाते हैं, इन विधियों द्वारा जल को इकट्ठा किया जाना चाहिए। घरेलू स्तर पर जल की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो जल की बर्बादी होती है वो घरेलू कार्यों में होती है। अनावश्यक रूप से हम जहाँ पर, एक उदाहरण के तौर पे, एक बाल्टी काम में आनी चाहिए, हम ऊपर पानी की टंकियों को मोटर से भर देते हैं और नली लगाकर जल को सफाई कार्यों में या अन्य कार्यों में उपयोग लेते हैं। तो वो जहाँ पर एक बाल्टी काम में आनी चाहिए वहाँ पर 10-12 बाल्टी का हम उपयोग कर देते हैं। तो घरेलू स्तर पे जो जल की बर्बादी हो रही है उसको हमें रोकना चाहिए। भूजल का अति दोहन नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि सिंचाई के लिए हमारे को आधे कुएं की ज़रूरत है और हम सबमर्सिबल पंप या हैंडपम्प में मशीन लगाकर उस क्षेत्र का काफ़ी जल बर्बाद कर देते हैं। तो अति दोहन रोका जाना चाहिए। आजकल फव्वारा पद्धति या बूंद पद्धति का उपयोग करके हम सिंचाई कर सकते हैं और अति दोहन को रोका जा सकता है। जल को प्रदूषित होने से रोका जाना चाहिए। मैंने बताया था कि जो उद्योग धंधे हैं वो अपने रसायन इन जल में मिलाकर बहा देते हैं। ये जल को तो प्रदूषित करते हैं, भूमि को भी प्रदूषित कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे राजस्थान में पाली शहर में कपड़े के उद्योग लगे हुए हैं और उन उद्योगों में भी जो रसायन काम में आ रहे हैं वो जल में डाल दिए जाते हैं, जिससे जल तो प्रदूषित हुआ ही है,
साथ में वहाँ की भूमि को भी उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचा दिया है। जल को पुनर्चक्रित कर उपयोग में लिया जाना चाहिए। मान लो हमने जल का एक बार उपयोग ले लिया, उसका हम दोबारा उपयोग ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने स्नान के लिए या किचन कार्य के लिए या घरेलू कार्य के लिए जल का उपयोग ले लिया, और वो जल जो नालियों द्वारा घर के बाहर निकाल दिया जाता है, उसका हम कि अन्य कार्य में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जल का पुनर्चक्रित करके उपयोग किया जाना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण और जल का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। अधिकांशतः हम देखने को मिलता है कि जब वर्षा ऋतु होती है और नदियों में बाढ़ आ जाती है, वो बाढ़ का पानी बड़े क्षेत्र में पहुंच जाता है, फैल जाता है और नुकसान पहुंचा देता है। तो हमें बाढ़ नियंत्रण के उपाय सोचने चाहिए, बांध बनाने चाहिए, या उन नदियों के अन्य नदियों से जोड़ देना चाहिए। जिस क्षेत्र में वर्षा कम हुई है या जहाँ पे पानी की कमी है, उस तरफ इस पानी को मोड़ दिया जाए, तो ये बाढ़ नियंत्रण भी करेगी और इस जल का समुचित उपयोग भी हो जाएगा। जैसा मैंने बताया कि नदियों को जोड़ देना चाहिए, नदियों को परस्पर जोड़ा जाना चाहिए, ताकि जिस नदी में ज़्यादा पानी है, उस नदी का पानी अन्य नदी में होते हुए उस क्षेत्र में पहुंच सके जहां पर पानी की कमी है। तो ये नदियों को परस्पर जोड़ा जाना चाहिए, और के लिए इतना ही काफ़ी।